Welcome to Biology Nerd. In this video, we are going to discuss about different methods of sterilization. Now, सबसे पहले sterilization क्या है? Sterilization is a complete and total destruction or elimination of all type of viable organisms which include the microbial endospores. Means यहाँ पे जिस method के साथ हम जितने भी microbial entities हैं इनको totally इनकी destruction करते हैं, इन सभी methods को हम बोलते हैं sterilization. नाउ जो स्टरलाइजेशन है इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं विच कैन बी अ फिजिकल मेथड विच इंक्लूड द हीट रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन. Second is called chemical method, which include the liquid and gaseous chemical which are used for sterilization, and antibiotics. जो antibiotics हैं इनको widely use किया जाता है to kill the bacteria. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे physical methods of sterilization. इसमें सबसे पहले है heat. नाउ जो हीट है ये दो तरीके की होती है, एक तो है ड्राई हीट एंड दूसरी है मॉइस्ट हीट. अब यहाँ पे जो ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट है ये दोनों हीट किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन जो दोनों हैं ये डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. अगर हम यहाँ पे ड्राई हीट की बात करें तो जब हम किसी माइक्रोब पे ड्राई हीट यूज करते हैं तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. सो ऑक्सीडेशन लीड्स टू द ऑक्सीडेटिव डैमेज विच कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ पे अगर हम ड्राई हीट की बात करें तो इसके डिफरेंट मेथड हैं विच इंक्लूड द इंसनरेशन. जो इंसनरेशन है इट इज परफॉर्म्ड इनसाइड द इंसनरेटर. जो इंसनरेटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जितने भी यहाँ पे हजार्डस मटेरियल्स हैं या फिर जो भी हजार्डस वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, इवन जो म्युनिसिपल वेस्ट है, इसमें जितने भी हजार्डस केमिकल्स होते हैं जैसे कि कोई टॉक्सिन हो गया, मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, तो इन सबको यहाँ पे जो इंसनरेटर है इसमें बर्न किया जाता है एंड इंसनरेशन इज परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर. उसके बाद सेकेंड मेथड इज फ्लेमिंग. जो फ्लेमिंग है इट इज यूज्ड टू स्टरलाइज द निडल्स, लूप्स एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लेम के नीचे जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है, कुछ भी जो निडल या लूप्स जिनको हम स्टरलाइज कर रहे हैं. तो जब तक ये जो निडल्स और लूप्स हैं पूरी रेड हॉट नहीं हो जाती तब तक इनको स्टरलाइज किया जाता है. उसके बाद इसको कूल किया जाता है एंड यूज किया जाता है जिसमें भी हम इनोकुलेशन में या फिर यहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं इनको. तो यहाँ पे ये जो रेड हीट है इससे भी जितने भी माइक्रोब्स हैं इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. सिमिलरली जो रेड हीट है इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टरलाइज करते हैं इसको स्टरलाइज किया जाता है अंडर द फ्लेम जब तक कि वो पूरा रेड हॉट नहीं हो जाता और उसके बाद इसको कूल करके एंड यूज किया जाता है. सो यहाँ पे जनरली बर्नर्स जो है इनको यूज किया जाता है. उसके बाद जो फोर्थ मेथड है इट इज अ हॉट एयर अमन. अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी या फिर कोई भी बायोलॉजी की स्ट्रीम में देखें तो हम नॉर्मली जो ग्लासवेयर्स यूज करते हैं या फिर फोर्सेप्स हो गए, कुछ मेटेलिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ज्यादा शार्प नहीं है, तो इनको हम जनरली हॉट एयर ओवन में जो है स्टरलाइज करते हैं. अब यहाँ पे जो हॉट एयर ओवन है ये जनरली ऑपरेट होता है एट द 50 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टरलाइज किया जाता है. लेकिन यहाँ पे जो हॉट एयर ओवन है इसमें मोस्ट कॉमनली जो स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है फॉर वेरियस मटेरियल्स लाइक ग्लासवेयर्स एंड एनी टाइप ऑफ फॉर्सेप्स. सो यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है फॉर 1.5 to 2 आवर्स ताकि जो भी हमने ग्लासवेयर या जो भी चीज हम स्टरलाइज कर रहे हैं ये पूरी तरीके से माइक्रोबियल फ्री हो जाए या फिर माइक्रोब फ्री हो जाए. उसके बाद अगर हम मॉइस्ट हीट की बात करें तो जो मॉइस्ट हीट है इसका प्रिंसिपल डिफरेंट है. ये माइक्रोब्स को किल करती है बाय द कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन. तो यहाँ पे अगर हम मॉइस्ट हीट के मेथड्स यूज करें तो तीन तरीके की मॉइस्ट हीट होती है. एक तो है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इट इज कॉमनली यूज्ड मेथड विच इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन. तो जो पैस्चराइजेशन है ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है. अगर हम पैस्चराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं इनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द लिक्विड्स विच आर हीट सेंसिटिव लिक्विड्स सच एज मिल्क. तो यहाँ पे जो मिल्क है इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए मिल्क की पैस्चराइजेशन की जाती है. जितना भी हम मिल्क जो है बाय करते हैं फ्रॉम शॉप्स तो ये सब पैस्चराइज्ड मिल्क होता है.
ताकि इनमें जो माइक्रोब्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाए और माइक्रोब्स ग्रो ना हो। तो पेस्चराइजेशन दो तरीके की होती है। एक तो है बैच मेथड। जो बैच मेथड है इसमें जो है एट 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है पेस्चराइज किया जाता है फॉर 30 मिनट्स। और दूसरा है फ्लैश मेथड और क्विक मेथड। इसमें यहाँ पे 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये यूज किया जाता है फॉर ओनली 15 सेकेंड्स। उसके बाद सेकेंड टाइप की मॉइस्ट हीट है एट दी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसका मोस्ट कॉमन मेथड है टिंडलाइजेशन। नाउ यहाँ पे जो टिंडलाइजेशन मेथड है इसमें स्टीम यूज की जाती है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, बट ये जो स्टीम है ये प्रेशर्ड स्टीम नहीं है, दिस इज स्टीम विदाउट प्रेशर। तो यहाँ पे स्टीम्ड मीडिया, जो हम मीडिया कॉमनली यूज करते हैं, इनको ऑटोक्लेव भी किया जाता है या फिर कुछ ऐसे मीडियाज होते हैं जिनकी हम टिंडलाइजेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे जो मीडिया हम ले रहे हैं इसकी हम टिंडलाइजेशन या फिर स्टीमिंग करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 to 45 मिनट्स। और ये जो टिंडलाइजेशन का प्रोसीजर है ये 3 दिन रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें 30 से 45 मिनट्स तक जो है जो भी मीडिया है इसको स्टीम किया जाता है। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टीमिंग है इसमें क्या होगा कि जितने भी वेजिटेटिव इसमें बैक्टीरियाज हैं ये सब किल हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ स्पोर्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक दिन का गैप है इसमें जो स्पोर्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे इनटू वेजिटेटिव बैक्टीरिया। और उसके बाद जब हम सेकेंड स्टीमिंग सेक्शन देते हैं फॉर 30 to 45 मिनट्स, तो यहाँ पे जो सेकेंड बैच है ये भी पूरा किल हो जाएगा। एंड जो थर्ड स्टीमिंग प्रोसीजर है इसमें जो बच गए हैं स्पोर्स वो भी किल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टिंडलाइजेशन मेथड है ये माइक्रोब्स और उनके स्पोर्स सबको जो है किल करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ अंडर द मॉइस्ट हीट जो लास्ट मेथड है इट इज हीट अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसमें कॉमन एग्जांपल है ऑटोक्लेविंग। जो ऑटोक्लेविंग है इसमें यहाँ पे स्टीम यूज की जाती है, स्टीम अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे जब हम ऑटोक्लेविंग करते हैं तो जो स्टीम है इसको यूज किया जाता है एट 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 to 60 मिनट्स and at pressure which is 15 psi. psi means per square inch pressure. Now जो ऑटोक्लेविंग है इसमें डिफरेंट तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर ग्लासवेयर है इनको स्टरलाइज किया जाता है, विच इंक्लूड द ग्लासवेयर, मीडिया। जो मीडिया है जब हम मीडिया को प्रिपेयर करते हैं एंड बिफोर यूजिंग हम इसे ऑटोक्लेव करते हैं। जितना भी ग्लासवेयर जैसे कि पेट्री डिशेस हो गई, बीकर्स हो गए, जो भी हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, सबसे पहले इनको ऑटोक्लेव किया जाता है। उसके बाद जितने भी और इक्विपमेंट्स हैं, देन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी ऑटोक्लेव किया जाता है। जैसे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हम यूज करते हैं इनको सबसे पहले ऑटोक्लेव भी किया जाता है और उसके बाद यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट में जितना भी मेडिकल वेस्ट है इसको डिस्पोज करने से पहले जो है इसकी ऑटोक्लेविंग की जाती है ताकि जो भी इसमें माइक्रोब है वो किल हो जाए। उसके बाद जो माइक्रोबियल वेस्ट है, नाउ माइक्रोबायोलॉजी में हम मोस्ट कॉमनली जो है बैक्टीरियाज को या फिर और भी पैथोजेंस जैसे फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गया या वायरसेस हो गए, इनको हम ग्रो करते हैं। तो इनको डिस्कार्ड करने से पहले जो है इनकी ऑटोक्लेविंग की जाती है ताकि जितने भी उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किल हो जाएं बिफोर डिस्पोजल। तो यहाँ पे माइक्रोबियल वेस्ट जो है इसको भी ऑटोक्लेव किया जाता है। उसके बाद सेकेंड मेथड और सेकेंड फिजिकल मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन। यहाँ पे दो तरह की रेडिएशन होती है। फर्स्ट तो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये मटेरियल को आयोनाइज करती हैं। दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये किसी भी मटेरियल को आयोनाइज नहीं करती लेकिन डीप पेनिट्रेशन शो करती हैं। यहाँ पे जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनकी वेवलेंथ जो है ये बहुत कम होती है। अब इसकी एग्जांपल है यहाँ पे एक्सरे और गामा रे। नाउ यहाँ पे जो एक्सरे एंड गामा रे हैं ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करती हैं साइटोप्लाज्म में। तो जब साइटोप्लाज्म में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं और जो माइक्रोब्स का डीएनए है या फिर न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये डैमेज होने लगते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें तो ये मटेरियल में डीप पेनिट्रेशन शो करती हैं लेकिन ये आयोनाइज नहीं करती किसी भी मटेरियल को। तो यहाँ पे जो ये रेडिएशन है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है और इसकी जो वेवलेंथ है ये बहुत ज्यादा होती है। सो हेयर वेवलेंथ इज हाई एंड एनर्जी इज लो। तो यहाँ पे एग्जांपल है यूवी रेडिएशन।
जो यूवी रेडिएशन है ये नॉर्मली जो भी न्यूक्लिक एसिड है या फिर डीएनए है इसमें डाइमर्स एंड हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करती है। इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड और जो डीएनए है ये डैमेज हो जाता है विच विल लीड्स टू द किलिंग ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो लास्ट मेथड है अंडर द फिजिकल मेथड, जो लास्ट यहाँ पे टेक्निक है, इट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिजिकली लिक्विड में या फिर गैसेस में जो भी सेल्स हैं या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं इनको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे डिफरेंट जो है फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं। एंड फिल्ट्रेशन इट इज यूज टू स्टरलाइज द मटेरियल विच इज डीनेचर्ड बाय हीट। मीन्स जो मटेरियल जो कि हीट के साथ डीनेचर हो जाए उस मटेरियल को हम फिल्ट्रेशन से प्यूरिफाई करते हैं या फिर स्टरलाइज करते हैं। दिस मटेरियल्स इंक्लूड द अमीनो एसिड्स, उसके बाद जो वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक्स, ये सब जो है ये हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है इनमें। तो इन सभी को हम यूज करने से पहले जो है इनकी फिल्ट्रेशन की जाती है फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पसेस। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसको पास किया जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर। तो जो फिल्टर पेपर है ये वेरियस पोर साइज के फिल्टर पेपर्स होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को फिल्टर करने की बात करें तो लेस देन जो 0.75 माइक्रोन फिल्टर है ये बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ये 0.22 माइक्रोन फिल्टर पेपर जो है, जो पोर साइज का फिल्टर पेपर है, इससे रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो वेरियस जो पोर साइज के फिल्टर पेपर्स हैं इनको यूज किया जाता है to remove the bacteria from any type of liquid or any type of gaseous मीडिया, एंटीबायोटिक और एनी अदर केमिकल। उसके बाद सेकंड मेथड जो है स्टरलाइजेशन के, इट इंक्लूड द केमिकल मेथड्स। अब हमने देखा था कि केमिकल दो तरीके के हो सकते हैं, केमिकल लिक्विड भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिक्विड केमिकल्स। तो जो लिक्विड केमिकल्स हैं इसमें एल्कोहल्स आते हैं जिनको कि बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया इसको पहले अल्कोहल से क्लीन किया जाता है। जैसे हम जब लेमिनार एयर फ्लो हुड यूज करते हैं तो उसकी जो बेडिंग है इसको भी सबसे पहले अल्कोहल के साथ स्टरलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है इट कैन बी इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इनमें से कोई भी अल्कोहल यूज की जाती है। ये जो अल्कोहल है ये डीनेचर करती है प्रोटीन्स को। तो जब प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी माइक्रोब्स में तो दैट विल लीड्स टू द किलिंग ऑफ दैट माइक्रोब। उसके बाद यहाँ पे मेटल्स को यूज किया जाता है और हैवी मेटल्स को यूज किया जाता है। दो तरीके के हैवी मेटल्स हैं। फर्स्ट तो है मर्क्यूरी क्लोराइड, ये भी प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन करता है, इसको वाइडली यूज किया जाता है टू स्टरलाइज मटेरियल। उसके बाद सेकंड इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद हेलोजन्स जो हैं इनको भी यूज किया जाता है फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पसेस एंड दे आर आल्सो द केमिकल्स। एंड हेलोजन्स दे इंक्लूड द क्लोराइड एंड आयोडीन। नाउ जो क्लोराइड एंड आयोडीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये प्रोटीन्स को या फिर जो भी अमीनो एसिड्स हैं इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। सो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये रिएक्ट करते हैं विद द अमीनो एसिड्स एंड इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन का नेचर है ये चेंज हो जाता है और जो प्रोटीन्स हैं इनकी डीनेचुरेशन हो जाती है। उसके बाद अगर हम गैसेस केमिकल मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे तीन तरीके की गैसेस यूज की जाती हैं विच इंक्लूड द इथाइलिन ऑक्साइड, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन। तो इस तरीके से जो वेरियस केमिकल्स हैं इनको यूज किया जाता है फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पसेस। नाउ लास्ट में जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको भी माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन मीडिया। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस है इसको इनहिबिट करते हैं। सो दैट्स वाई जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाती। सो दैट्स वाई जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये इनहिबिट हो जाती है और जो बैक्टीरियाज हैं ये किल हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिकली यूजफुल एंटीबायोटिक्स हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर यूज्ड अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। नाउ यहाँ पे दो तरीके के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस और वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विच इंक्लूड द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
Second are called the narrow spectrum antibiotics. They are effective only against single range of microorganisms, which either can be a gram positive bacteria or a gram negative bacteria. So this is all about different methods of sterilization. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.